वेलकम बैक। जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो हमें बताया गया कितने बड़े बड़े लोगों ने शहीदी दी है, कितने बड़े बड़े लोगों ने अपने प्राण भारत के लिए न्यौछावर किए हैं। और ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जब लड़ाई इतनी बड़ी होती है तो आपको प्राण देने पड़ते हैं। जब लड़ाई बड़ी होती है तो सेक्रीफाइस भी बड़ा होता है। लेकिन यही सेक्रीफाइस अगर आपको मीडिया के परसेप्शन से दिखा दिया जाए, यही सेक्रीफाइस आपको अगर एक सांचे में ढाल के सामने दिखाया जाए, तो शायद आप सेक्रीफाइस की सच्चाई भी नहीं देख पाएंगे। आप इस वीडियो के फ्रेम को देखिए, आपको एक चेहरे पर फोकस नज़र आ रहा है। वो फोकस 3 पॉइंट लाइटिंग की वजह से है। आप इस माइक को नहीं देखेंगे, आप पीछे के बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, आप इस कॉपी को नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये चेहरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस इसी चेहरे पे है। ठीक इसी तरह आज से 13 साल पहले मुंबई के अंदर एक हमला हुआ था, 26 नवंबर 2008। मैं 12वीं क्लास में प्री बोर्ड की तैयारी कर रहा था। जब मैं नौकरी नहीं लगा था तो मैं मीडिया के चैनल बहुत देखता था, आज तक, स्टार न्यूज़, इंडिया टीवी, सहारा समय, तमाम प्रकार के। उस समय एबीपी न्यूज़, स्टार न्यूज़ हुआ करता था। मैं पूरी रात मुंबई हमले की कवरेज देखता रहा। उस समय मैं मुंबई को जानता नहीं था। मुंबई का एक परसेप्शन मेरे मन में था, वो परसेप्शन कि मुंबई माया नगरी है, सपनों का शहर। यहाँ पर जाने के बाद लोग अरबपति खरबपति बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारे सितारे तुकाराम ओमले ने आमिर अजमल कसाब को जीवित ना पकड़ा होता तो हम लोग अभी तक यही जस्टिफाई कर रहे होते कि आमिर अजमल कसाब दरअसल एक हिंदू था जिसने ये हमला कर दिया मुंबई के ऊपर। जितने लोग मारे गए उन सबको हिंदू आइडेंटिटीज़ दी गई थी। अगर आपको डाउट है इस चीज़ पर तो आप आमिर अजमल कसाब की वो फेमस फ़ोटो देख लीजिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाजू वाली बिल्डिंग के ऊपर से खींचा था। उसके हाथ में आपको कलवा दिखेगा। कलवा देखना और दिखाने वालों से क्लियर हो जाता है कि ये एक परसेप्शन बनाने का प्रयास है। मैंने कलवा आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं पहना है, मैंने इसके लिए पहना है क्योंकि ये मुझसे बिलोंग करता है। लेकिन आमिर अजमल कसाब को एक कलवा इसलिए पहनाया गया ताकि आपके मन में एक परसेप्शन बनाया जा सके कि टेरर हैज़ अ रिलीजन। मैं किसी टेररिस्ट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी धर्म, किसी नेता, किसी मंत्री को ना तो टारगेट कर रहा हूँ, ना ही जवाब देना चाहता हूँ, ना ही मैं ऊंचा नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके आसपास जो भी हो रहा है उस पर रिएक्ट, एक्ट, शेयर, कमेंट, लाइक करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। आप लोगों ने देखा होगा अभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। मेरे समेत तमाम राइट विंगर्स, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोगों ने मोहम्मद शमी जैसे लोगों को हमेशा सपोर्ट किया है, करेंगे। तो फिर वो कौन था जो ट्रोल करके चला गया मोहम्मद शमी को फॉर बीइंग अ मुस्लिम? अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे वो सारे ट्रोलिंग अकाउंट्स पाकिस्तान से बने थे। उन लोगों ने बनाए थे जो भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह आज हिंदू और सिखों के बीच में भी तनाव पैदा करने का प्रयास है। जब फार्मर बिल आ रहा था, जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब सिखों के बारे में भी काफ़ी चीज़ें फैलाई गई जिसके लिए बताया जाता है फेक अकाउंट्स थे। आप फेक अकाउंट्स बनाइए लेकिन एंजल प्रिया तक सहमत रहिए, उससे आगे मत बढ़िए। देश के अंदर खून बहाने की हमारी परिपाटी नहीं रही है और ना रहनी चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय के मुंबई के ACP राकेश मारिया ने किताब में साफ तौर पर कहा है कि आमिर अजमल कसाब को हिंदू आइडेंटिटी देने का प्रयास था। उन्होंने कहा है कि अजमल कसाब को समीर दिनेश चौधरी नाम का बैंगलोर रेजिडेंट का एक कार्ड दिया गया था। मोस्ट सर्टेनली इट वॉज आधार कार्ड उस समय नहीं था, बट उसको एक आई कार्ड दिया गया था बैंगलोर रेजिडेंट का, समीर चौधरी नाम के। उनके पिता का नाम दिनेश चौधरी। उसको कॉलेज का नाम तक बताया गया कि वो अरुणोदय डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट है। और ये बात इस चीज़ से साबित होती है क्योंकि ये कसाब ने कन्फेस किया था इंटरोगेशन के दौरान। डेविड हेडली जो कि हमारे भाई साहब जो 26/11 एक RSS की साजिश की किताब का इनॉग्रेशन कर रहे थे, महेश भट्ट साहब के लड़के के दोस्त थे, वो पूरा मुंबई उनको घुमा रहे थे डेविड हेडली को। और डेविड कोलमैन हेडली सीधा एक तरह से लश्कर तैयबा से कनेक्टेड बंदा था जो पाकिस्तान में जाकर ये कलवे उनको देता है ताकि आपको हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी दी जा सके। उसके बाद हमारे देश के जो सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो उस समय सिटिंग थी, वो भाई साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए बेसिकली एक किताब लॉन्च करते हैं कि 26/11 एक RSS साजिश। अब जब देश के अंदर सरकार ऐसी होगी कि आप हमला हुआ है, आपने कुछ की नहीं है, छानबीन हुई नहीं है, आपने पाकिस्तान सरकार को पहले क्लीन चिट दे दी, तो कुल मिला के अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देने का प्रयास था। हो सकता है दिग्विजय सिंह से ये गलती हुई हो, उन्हें नहीं पता होगा किस प्रकार की किताब लॉन्च हो रही है। हो सकता है महेश भट्ट से गलती हुई हो, उन्हें नहीं पता हो किस प्रकार की लॉन्च हो रही है किताब। लेकिन आप जब पब्लिक स्पेस में होते हैं तो आप
इग्नोरेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुझे नॉलेज नहीं थी इसके लिए मैंने गलती कर दी, ऐसा नहीं होता है। अब आज कुछ लोग मेरे को ये कहते हैं कि परसेप्शन क्यों बनाया जाएगा या मोदी जी क्यों जीतेंगे हारेंगे। मोदी जी जीतेंगे हारेंगे वो नहीं पता, लेकिन जब देश की सिटिंग सरकार बजाय एक्शन लेने के, पाकिस्तान के एक्शन लेने के, आप क्लीन चिट दे रहे हो और एक पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हो कम्युनिटी को, तो आप पे ऊपर सवाल उठेंगे और आप अपोजिशन में रहने के लिए बाध्य बनोगे। खैर मैं वीडियो से थोड़ा हट गया। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में आज के दौर में, दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला, आपको मजबूत रहना होगा, क्योंकि अब कमज़ोर रहना ऑप्शनल नहीं है, मजबूत की ही ज़िंदगी है। भारत के पास उस समय दम नहीं था तो 2008 में पाकिस्तान को खाली डोजियर दे दिए। हेमराज का सर काट कर वो फुटबॉल खेल रहे थे जनवरी 2013 में पाकिस्तान वाले। अब भारत में जब दम था तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अभिनंदन भी 48 घंटे में वापस आ गए। तो कहने का मतलब है कमज़ोरों की कोई नहीं सुनता, सुनी उसी जाएगी जिसकी लाठी होगी, जिसके मार होगी ना बात में, उसी को सुनना है। तो आपने ज़िंदगी में दो काम करने हैं, एक तो मजबूत बनाना है अपने आप को हर फ्रंट पे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और एक पूरा पैकेज जो आपका है ना वो मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात, आप रिएक्ट करने से पहले अपने आसपास के इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करो कि कहीं आप किसी और पावरफुल इंसान के प्रोपेगेंडा में तो नहीं फंस रहे। और बाकी मुंबई जैसे हमले, भारत आज मजबूत है और इस चीज़ के लिए मुझे गर्व है, थैंक यू है हिंदुस्तान को, ऊपर वाले को, कि आज भारत के अंदर ऐसे हमले नहीं होते पिछले काफ़ी समय से, टचवुड नज़र ना लगे मेरे देश को। लेकिन हमें और मजबूत यहाँ से होना होगा। तो कमज़ोर होना ऑप्शनल नहीं है, कमज़ोर होना एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जो अब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मजबूत होना ही फाइनल ऑप्शन है। जय हिंद।